तो एसिड सोर टेस्ट करते हैं और बेसिस बीटर टेस्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं एसिड। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच फर्निश H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फर्निश करते हैं H+ आयंस को एक्वस सॉल्यूशन में। मीन्स अगर किसी भी एसिड को हम वाटर में डालेंगे तो H+ आयंस अपने आप मिल जाएंगे, वो टूट जाएगा, एसिड टूट जाएगा H+ आयंस में, क्योंकि कहीं ना कहीं एसिड में हाइड्रोजन तो होगा ही। कोई भी एसिड हो उसमें हमें हाइड्रोजन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इधर पे हमारा H+ एंड H+ के बहुत सारे आयंस हमें मिल जाएंगे जब भी हम वाटर में किसी भी एसिड को डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम HCl को डालते हैं तो H+ एंड Cl- आयंस में टूट जाएगा, तो हमें H+ आयंस मिल जाएंगे। और जैसे ये H2SO4 है, जब ये टूटता है तो ये H+ एंड SO4 नेगेटिव में टूटता है। इसका मतलब हमें इधर पे भी H+ मिल ही जाने वाला है। और जब ये HNO3 टूटता है तो ये H+ और NO3 नेगेटिव में टूट जाता है, ठीक है ना। तो जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स सोर होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड टर्न कर देता है ब्लू लिटमस को रेड में। तो जो ये लिटमस होता है ये चेंज हो जाता है जब भी हम एसिड्स को लिटमस में डालते हैं, और वो उसका जो कलर होता है वो रेड हो जाता है। अगर रेड लिटमस है तो वो रेड ही रहेगा, अगर ब्लू है तो वो चेंज होकर रेड हो जाएगा। और अब हम बढ़ते हैं बेसिस में। बेसिस क्या होते हैं? तो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच फर्निश OH नेगेटिव आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फर्निश कर देते हैं OH नेगेटिव आयंस को एक्वा सॉल्यूशन में। तो यार इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी बेस को वाटर में डालेंगे तो वो OH नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा। मतलब हमें कहीं ना कहीं से OH नेगेटिव आयंस तो मिल ही जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डालते हैं तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है। तो जो Na पॉजिटिव होंगे हमारे, वो Na पॉजिटिव तो कैटायन होंगे, और जो एनायन होंगे हमारे वो OH नेगेटिव होंगे। तो जो ये OH नेगेटिव आयन है उसकी प्रेजेंस ये बताती है कि कोई सब्सटेंस बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है। और बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है वो भी एक बेस है, और ये तब काम आता है जब हम हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। तो जब भी हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम बेकिंग सोडा लेते हैं, और वो जो एसिड होता है उसके साथ मिक्स होकर न्यूट्रलाइज कर देता है उसे, जिसकी वजह से हम एसिडिटी से हमें राहत मिलती है। और थर्ड चीज़ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि अपने आप में एक बेस है। और फोर्थ एग्जाम्पल जो लिखा है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये भी एक हमारा एसिडिटी रिमूवर के काम आता है, हमारे पेट की एसिडिटी को ये ख़त्म कर देता है। और ऐसे सब्सटेंस जो हमारी एसिडिटी से लड़ने में मदद करते हैं, जो हमारे पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एंटासिड बोलते हैं। तो सम माइल्ड बेसिस लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड टू रिमूव एसिड इन स्टमक। कुछ माइल्ड बेसिस मीन्स माइल्ड होने चाहिए, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए कि हमारे पेट में जाके हमारे पेट की वॉल्स को डैमेज कर दें, लेकिन वो इतने माइल्ड होने चाहिए कि हमारे स्टमक में जो एसिड है उसको जस्ट वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो कुछ माइल्ड बेसिस जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसके काम आ जाता है? हमारा एंटासिड के रूप में काम आ जाता है, और हमारी एसिडिटी से हमें राहत दिलाता है। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। जो बेसेस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में। जब हम बेस को कभी टेस्ट करते हैं तो वो बहुत कड़वा उसका टेस्ट होता है। बेसेस टर्न्स कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। और जो बेसेस होते हैं वो जो रेड लिटमस होता है उसका कलर ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक ये भी होती है कि बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू। बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू, मतलब कि जो बेसेस होंगे वो लिटमस को कभी भी ब्लू कलर में चेंज कर देंगे। अगर लिटमस पेपर का कलर ब्लू है तो वो ब्लू ही रहेगा, लेकिन अगर वो कलर रेड है तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना इस लाइन को कि बी फॉर बेसेस एंड बी फॉर ब्लू, ठीक है ना। तो जो बेसेस होते हैं वो लिटमस का कलर ब्लू में चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर पहले से ब्लू है तो वो तो ब्लू ही रहेगा, और पहले से अगर रेड है तो वो चेंज होकर ब्लू हो जाएगा।
तो जो सेकंड चीज़ है एसिड है, एसिड का तो इसका ही उल्टा होगा, मीन्स एसिड रेड में चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो जो थर्ड चीज़ है हमारे पास वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। अगर आपको एसिड और बेस दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें से बताओ कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो हर बार आप उसको टेस्ट करके ये नहीं कह सकते कि ये खट्टा है और या फिर ये कड़वा है, क्योंकि कुछ ऐसे हार्ड एसिड्स होते हैं जैसे H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4, जिसे किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है। अगर उसका एक छींटा भी अगर हमारी आँख में पड़ जाए, इवन एक छींटा, तो वो पूरी हमारी आँख को ले जा सकता है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, अगर हम उसको टेस्ट करेंगे तो वो हमारी जीभ को ही ले जाएगा, ठीक है। हमारी जीभ काफ़ी बुरी तरीके से जल जाएगी, इतने स्ट्रांग होते हैं एसिड। इसलिए हम उनको टेस्ट करके अगर हम बताएंगे कि ये एसिड है या ये बेस है, तो वो बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं जो यही काम करते हैं, अगर हम उनको टेस्ट करेंगे तो वो हमारी जीभ को जला देंगे, ठीक है ना। इसलिए ऐसे सब्सटेंसेस नेचर में पाए जाते हैं या फिर सिंथेटिकली बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियली बनाए जा सकते हैं, जिनको अगर हम एसिड्स और बेसिस में डालेंगे तो वो बता देंगे कि ये एसिड है और ये बेस है। या तो वो कलर में चेंज आ जाएगा या फिर स्मेल में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द सब्सटेंसेस विच कैन बी यूज्ड टू चेक द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें कि यूज किया जाता है एसिडिक और बेसिक नेचर किसी भी सब्सटेंस का पता करने के लिए, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के लिए लिटमस पेपर, जिसका कि हम बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और लिटमस सॉल्यूशन, जो कि हमने अपने लैब में बचपन से देखा है, जिसका कलर क्या होता है? पर्पल होता है। और थर्ड जो है वो टर्मरिक है, हल्दी, जिसे हम अपने खाने में यूज करते हैं, ठीक है। अपना भोजन बनाने में जिस टर्मरिक को यूज करते हैं हम, वो भी एक इंडिकेटर के काम आता है। आपने कभी ये रियलाइज़ किया होगा कि आपकी जो शर्ट है उसमें कभी अगर खाना गिर जाता है और उसके बाद उसको हम धोते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि टर्मरिक एक इंडिकेटर है, ठीक है ना। तो टर्मरिक जब सोप से मिलता है, जो कि अपने आप में एक बेस है, सोप्स आर बेसेस, ठीक है। तो जो साबुन होता है जब वो उसके साथ मिलता है तो वो अपना कलर चेंज कर देता है। इसीलिए जो कलर होता है ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। अगर किसी शर्ट में अगर येलो स्टेन लग रखा है, टर्मरिक का येलो स्टेन लग रखा है, और उसमें हमने सोप लगा दिया, साबुन को रगड़ दिया, तो ये जो कलर है ये रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि जो टर्मरिक होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है जब भी बेसिस से मिलता है, और वो वैसा का वैसा ही रहता है जब वो एसिड से मिलता है। तो अगर हमें चेक करना है कि एसिड है या बेस है, अगर उसमें हम टर्मरिक डालेंगे, अगर उसका कलर येलो ही रहा टर्मरिक का कलर, इसका मतलब वो एसिड है, और अगर उसका कलर रेडिश ब्राउन हो गया तो इसका मतलब वो बेस है, ठीक है ना। तो बेसेस टर्न्स द कलर ऑफ टर्मरिक टू रेडिश ब्राउन। तो जो बेस होते हैं वो टर्मरिक का कलर रेडिश ब्राउन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर्स के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। कुछ इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करके काम कर सकते हैं, तो कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कि अपना स्मेल को चेंज करके हमें ये बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। तो जो हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, उनका एक्शन कैसे हो रहा है, वो कलर चेंज कर रहे हैं या फिर स्मेल चेंज कर रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स। तो कलर चेंजिंग इंडिकेटर में दीज इंडिकेटर टेल्स अस द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये इंडिकेटर्स हमें नेचर ऑफ द सब्सटेंस बताते हैं बाय द चेंज इन देयर कलर, अपने कलर में चेंज करके। फॉर एग्जाम्पल लिटमस पेपर एंड टर्मरिक, ठीक है। लिटमस पेपर एंड टर्मरिक, लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करके बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, और टर्मरिक भी अपना कलर चेंज करके बताता है कि कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, सेकेंड टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, जो कि अपनी स्मेल चेंज करके ये बता देते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो दिस इंडिकेटर टेल्स अस द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय चेंज इन देयर स्मेल। ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमें नेचर बता देते हैं किसी भी सब्सटेंस का अपनी स्मेल में चेंज करके। और जो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं उसमें जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है वो अनियन का है। अनियन मीन्स जो प्याज होता है, वो एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। जब हम उसमें ना एसिड डालते हैं और ना ही बेस डालते हैं तो उसकी ये जो स्मेल होती है वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, वो हम पहचान सकते हैं कि एक प्याज की स्मेल है। और जो वनीला है, वनीला मीन्स एक फ्लावर होता है वनीला,
तो जो वनीला है, वनीला भी एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। जब वो नॉर्मली हम वनीला की खुशबू को सूंघते हैं तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, क्लोव ऑयल, मतलब लौंग का जो तेल होता है उसकी भी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। लेकिन इनकी ये स्मेल चेंज हो जाती है जब ये एसिड्स और बेसेस से मिलते हैं। जब ये एसिड से मिलते हैं तो इनकी जो स्मेल है वो सेम रहती है, लेकिन जैसे ही वो बेस से मिलते हैं तो इनकी जो स्मेल है वो डैमेज हो जाती है, वैनिश हो जाती है। ठीक है ना। तो जो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं तीनों ही सेम काम करते हैं। तीनों एसिड्स के साथ मिलते हैं तो अपनी स्मेल को सेम रखते हैं, और जैसे ही बेस के साथ मिलते हैं तो अपनी स्मेल को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, अपनी स्मेल, तो उसके बाद उनसे कोई स्मेल ही नहीं आती है अगर उसमें बेस मिला दिया है। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का, जैसे हमने एसिड्स और बेसिस का जो लिटमस का जो कलर था वो ऐसे चेंज किया था कि बी फॉर बेसिस एंड बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेसेस एंड बी फॉर ब्लू, मतलब कि बेसेस लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो एसिड्स का उसका उल्टा होगा। उसी तरीके से हम इधर पे एक ट्रिक देखेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में हम ये देख सकते हैं कि बी फॉर बेस एंड बी फॉर बर्बाद। ठीक है, तो जो बेसेस होते हैं वो जो वनीला होता है, अनियन होता है और क्लोव ऑयल होता है, उसकी जो स्मेल होती है उसको बर्बाद करके रख देता है, जबकि एसिड में वो स्मेल सेम रहती है। ठीक है, और बेस में वो वैनिश हो जाती है। तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, ये बेस्ट ट्रिक रहती है इसको याद करने की। और जो हमने एसिड्स और बेसिस का देख रखा था, एक ये जो ये ट्रिक है ये भी सही ट्रिक है कि बी फॉर बेसिस एंड बी फॉर ब्लू। ठीक है, तो ये जो बी फॉर बेसिस, बी फॉर ब्लू एंड बी फॉर बेसिस एंड बी फॉर बर्बाद वाली ट्रिक है, इससे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और लिटमस पेपर का याद कर सकते हैं इजीली, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूजन आ जाता है कि किससे क्या होता है। ठीक है, अब हम थर्ड चीज़ देखते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो हम इंडिकेटर का टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, वो नेचुरली पाए जा रहे हैं या फिर उन्हें आर्टिफिशियली ह्यूमन द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उनके ओरिजिन के बेसिस पे हम इंडिकेटर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जो पहला टाइप ऑफ इंडिकेटर है वो नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, तो जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वो नेचर में पाए जाते हैं। दीज आर द इंडिकेटर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिन्हें नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन, जो लाइकेन होता है जिससे हमारा लिटमस पेपर या फिर लिटमस सॉल्यूशन बनता है, वो एक प्लांट होता है लाइकेन, उससे हमें लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन मिलता है। ये एक प्लांट होता है बिलोंगिंग टू अ डिवीजन थैलोफाइटा, ये एक प्लांट होता है जो कि डिवीजन थैलोफाइटा, जो हमने प्लांट किंगडम में हमारी 9th क्लास में हमने पढ़ रखा था कि प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा क्या होते हैं। ठीक है, हमने ऐसे टर्म्स पढ़ रखे थे, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या फिर थैलोफाइटा। ठीक है, तो ये कौन से डिवीजन से बिलोंग करता है, लाइकेन थैलोफाइटा से। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आए कि जो लाइकेन्स होते हैं कौन से डिवीजन, प्लांट डिवीजन से बिलोंग करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि थैलोफाइटा से। और जो लाइकेन है वो एक नेचर में पाया जाता है। ठीक है, एक नेचुरल सोर्स है। और जो नेचुरल दूसरा सोर्स है वो टर्मरिक है। टर्मरिक मीन्स हल्दी, वो भी नेचर में पाई जाती है, और जो टर्मरिक होती है वो भी एक इंडिकेटर होती है। थर्ड जो इंडिकेटर हैं नेचुरल में वो है कलर्ड पेटल्स ऑफ सम सब्सटेंसेज नहीं, इधर पे फ्लावर लिखना ज़्यादा सही होगा। और पेटल्स क्या होती हैं, पंखुड़ियाँ, जो फ्लावर की पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें पेटल्स कहा जाता है। ठीक है, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स लाइक हाइड्रेंजिया एंड प्यूटिनिया। ठीक है, पेट्यूनिया, कुछ ऐसे फूल होते हैं जिनकी पंखुड़ियाँ होती हैं वो इंडिकेटर का काम करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रेंजिया एंड प्यूटिनिया। ठीक है, जो पेट्यूनिया है वो पेट्यूनिया कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। ठीक है, और जो हाइड्रेंजिया है वो हाइड्रेंजिया कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। तो देख लो कि जो प्यूटिनिया और हाइड्रेंजिया है, इनके जो ये फ्लावर की जो पेटल्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं, ये जो पंखुड़ियाँ इस डायग्राम में दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जो पिक्चर में ये पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही हैं ये काम आ जाती हैं इंडिकेटर का। ठीक है, ये इंडिकेटर का इजीली काम कर देती है। और जो सेकंड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर होते हैं वो इंसान बनाता है, इन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर या फिर मैन मेड इंडिकेटर्स कहा जाता है। ठीक है, लेकिन सिंथेटिक जो इंडिकेटर्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा काम के होते हैं हमारे लिए, क्योंकि सिंथेटिक इंडिकेटर्स हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। हमें
कितना कलर चेंज करवाना है, क्या करवाना है, ये सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं, ठीक है। तो जो दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं उनमें जो सबसे पॉपुलर सिंथेटिक इंडिकेटर हैं वो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज है। तो याद कर लेना, फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल इंडिकेटर्स में मिथाइल ऑरेंज ये पॉपुलर सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। दीस आर द इंडिकेटर्स मेड बाय ह्यूमन, ये ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। नेचुरली पाए नहीं जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इसका कलर रेड हो जाता है, जबकि अगर वो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो इसका कलर येलो हो जाता है। और जबकि जो फिनोल्फ्थलीन होता है वो जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कलरलेस हो जाता है, और बेस के साथ रिएक्शन करता है तो पिंक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बनाता है। इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल होते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। और मिथाइल ऑरेंज एसिड्स के साथ रेड कलर देता है, बेसेस के साथ येलो कलर देता है, जबकि फिनोल्फ्थलीन एसिड के साथ कलरलेस होता है और बेस के साथ पिंक होता है, ठीक है। अब जो थर्ड टाइप के हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉल्ट होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो सॉल्ट होती हैं वो क्या होती हैं और वो कैसे बनती हैं और उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो सॉल्ट को भी हम थोड़ा बेसिक आइडिया लेते हैं कि सॉल्ट क्या है और कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्ट को। सॉल्ट्स आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। सॉल्ट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं जब हम एसिड और बेस को मिला देते हैं, ठीक है ना। तो एसिड्स प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस जब भी मिल जाते हैं तो क्या देते हैं हमें, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जो ये बेसिक रिएक्शन है ये तो शायद आपको पहले से याद होगी, है ना। इतना आइडिया तो पहले से होता है कि एसिड और बेस सॉल्ट और वाटर देते हैं। लेकिन अगर नहीं भी आइडिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सिर्फ रटना ही है हमें कि एसिड और बेस मिलके, एसिड्स प्लस बेस मिलके सॉल्ट और वाटर देते हैं, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो अगर आपसे पूछेगा कि सॉल्ट क्या होता है कोई, तो आप कहोगे सॉल्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं एसिड बेस की रिएक्शन में। एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो जो सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं वो सॉल्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट की भी इजी भाषा है, इजी डेफिनेशन है। अ सॉल्ट हैज़ टू पार्ट्स। एक सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, एक एनायन होता है और एक कैटायन होता है। सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, एक एनायन और एक कैटायन। जो एनायन होता है वो नेगेटिवली चार्ज आयन से एनायन बोलते हैं। एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, जबकि जो कैटायंस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक एनायन होता है एक कैटायन होता है। नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को एनायन बोलते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को कैटायन बोलते हैं, ठीक है। फॉर NaCl, जैसे NaCl है, NaCl में जो ये दो पार्ट्स होंगे एनायन और कैटायन, तो एनायन इधर पे हमारा Cl होगा और कैटायन Na पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी जितनी भी सॉल्ट हैं उनमें एक एनायन और एक कैटायन होता है। फॉर एग्जांपल हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे MgCl2। MgCl2 में जो Mg पॉजिटिव है ये कैटायन है और Cl नेगेटिव है ये एनायन है, ठीक है ना। तो एक सॉल्ट में एक एनायन और एक कैटायन हमें हमेशा देखने को मिलेगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें जो दोबारा नोटिस करनी है वो ये है कि अ सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। जो सॉल्ट है एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें एक कैटायन और एक एनायन होता है। जो मैंने ऊपर बात बोली कि सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, एनायन और कैटायन, और ये जो दो पार्ट हैं मिलके एक सब्सटेंस को आयोनिक बनाते हैं, ठीक है ना। तो आयोनिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एक एनायन और एक कैटायन होगा ही होगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट का नेचर क्या होता है, क्या सॉल्ट एसिडिक है, क्या सॉल्ट बेसिक है, ठीक है ना। तो सॉल्ट कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इस बेसिस पे हम सॉल्ट के 3 टाइप्स कर देते हैं। पहला टाइप है एसिडिक सॉल्ट। तो जो एसिडिक सॉल्ट होती हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। जो एसिडिक सॉल्ट हैं वो सॉल्ट हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ मिल जाता है, जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ मिल जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स जो बहुत जल्दी
जला देता है, अगर हम उसको टच करेंगे तो वो हमें जला देगा, ठीक है। जबकि जो वीक एसिड होगा जब हम उसे टच करेंगे तो वो हमें जला नहीं पाएगा। जैसे जो नींबू से हम जूस बनाते हैं वो एक वीक एसिड है, जबकि HCl से हम कभी जूस नहीं बना सकते क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और जो वीक एसिड है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो H+ आयंस को बहुत भारी मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हमने बोला था कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स H+ आयंस को एक्वस सॉल्यूशन में फर्निश करते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में H+ आयंस को फर्निश करते हैं, जबकि जो वीक एसिड्स होते हैं कम मात्रा में H+ आयंस को फर्निश करते हैं। उसी तरीके से जो स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस को बहुत ही भारी मात्रा में फर्निश करते हैं, जबकि जो वीक बेसेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस को बहुत ही कम मात्रा में फर्निश करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक वाला जो कॉन्सेप्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा। तो एसिडिक सॉल्ट वो होती हैं जिसमें हमने एसिड जो ले रखा है उसको प्रोड्यूस करने के दौरान वो तो स्ट्रॉन्ग ले रखा है और जो बेस ले रखा है वो वीक ले रखा है, ठीक है। तो जो सेकंड टाइप की सॉल्ट हैं वो हैं बेसिक सॉल्ट। जो बेसिक सॉल्ट होती हैं वो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वो सॉल्ट होती हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। मतलब इस बार हमने जो बेसिक सॉल्ट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो एसिड ले रखा है वो तो वीक ले रखा है और जो बेस ले रखा है वो स्ट्रॉन्ग ले रखा है, ठीक है ना। जिसके कारण जो सॉल्ट है हमारी वो बेसिक हो जा रही है। तो जब भी हमें एसिडिक सॉल्ट बनानी है तो हमें एसिड स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, अगर हमें बेसिक सॉल्ट बनानी है तो हमें बेस स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा और एसिड को वीक लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसी होती हैं जो न्यूट्रल होती हैं, वो ना एसिडिक होती हैं और ना ही वो बेसिक होती हैं। ऐसी सॉल्ट्स को न्यूट्रल सॉल्ट बोला जाता है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वो या तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों से मिलके सॉल्ट बनेगी, वो सॉल्ट होगी, या फिर वो वीक एसिड और वीक बेस से मिलके मिलेगी, ठीक है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग ले लिया तो हमें बेस भी स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा एक न्यूट्रल सॉल्ट को पाने के लिए। लेकिन अगर हमने एसिड को वीक ले लिया तो बेस को भी हमें वीक लेना पड़ेगा ताकि दोनों न्यूट्रलाइज करके एक न्यूट्रल सॉल्ट दें। जैसे जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है न्यूट्रल सॉल्ट का, वो हमारे घर में यूज होने वाला जो टेबल सॉल्ट है NaCl, वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है, वो है। तो ये बनता है जब NaOH HCl के साथ मिलता है तो NaCl + H2O बना देता है। तो जो ये एसिड है ये बेस के साथ मिलके एक सॉल्ट बनाता है जिसे हम NaCl बोलते हैं और एक वाटर बना देता है, ठीक है। तो ये हमारा बेस है, ये एसिड है, ये सॉल्ट है और ये वाटर है। तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए हमें एक न्यूट्रल सॉल्ट मिल रही है और H2O मिल रहा है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्ट आर, जो सॉल्ट्स होती हैं उसके अदर एग्जाम्पल है CuCl2, MgCl2 एंड NaBr, ठीक है। तो ऐसी जो हमारी सॉल्ट्स हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं जिससे पता चल जाए कि अदर जो सॉल्ट होती हैं, जो NaCl होता है उसके अलावा भी हमारी लाइफ में हमें सॉल्ट देखने को मिलती हैं, जैसे CuCl2, MgCl2, NaBr, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने एसिड बेसिस और सॉल्ट जो होती हैं वो क्या होती हैं उसका एक बेसिक आइडिया तो ले लिया है कि एसिड्स क्या होते हैं, क्या फर्निश करते हैं, वो लिटमस को कैसे चेंज करते हैं और कैसे होते हैं वो टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद हमने बेसिस का देखा कि बेसिस क्या होते हैं, वो क्या फर्निश करते हैं जब भी हम उनको वाटर में डालते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होती हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं, हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। उसके बाद बेसिस जो होते हैं उनका टेस्ट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। उसके बाद हमने इंडिकेटर पढ़ा, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स पढ़े, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स। उनमें हमने कुछ इंडिकेटर्स के एग्जांपल भी देखे। हमने देखा कि टर्मरिक कैसे रेडिश ब्राउन हो जाता है जब भी हम उसमें बेस को रगड़ते हैं। तो अब हम एक नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं जहाँ पर हम कुछ रिएक्शन से डील करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी रिएक्शन होंगी जो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड होंगे। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, जब भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है। तो जो मेटल्स है प्लस एसिड है गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, वो सॉल्ट और हाइड्रोजन दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन तो हमने बहुत बार पढ़ लिया कि जो जिंक होती है अगर उसको हम HCl में डालते हैं तो ZnCl2 + H2 बनता है। तो ये इसी का तो एग्जाम्पल है कि एक मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है।
तो जिंक का मेटल है और HCl एक एसिड है, और इससे हमें एक सॉल्ट मिलती है जो कि ZnCl2 है, और एक हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। और जो ये हाइड्रोजन गैस है इसका टेस्ट हम कैसे करते हैं, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, कि ये हाइड्रोजन गैस है इसका श्योर कैसे करते हैं। हाइड्रोजन गैस व्हेन बर्नट इन एयर गिव्स अ पॉप साउंड। जो हाइड्रोजन गैस होती है अगर उसे एयर में बर्न करा जाता है तो वो एक पॉप साउंड देती है। तो जब जो बर्न करने का अरेंजमेंट है वो ये है कि इस टेस्ट ट्यूब में कुछ हमारे पास जिंक के ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है, कुछ जिंक के हमने ग्रैन्यूल्स इसमें ले लिए हैं, और इसके अंदर हमने डाल दिया है उसके बाद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने इसमें डाल दिया है HCl, ठीक है, HCl डाल दिया उसके बाद हमने। तो जैसे ही हमने HCl डाला तो इसमें कुछ बबल्स उठने लग गए, और ये बबल्स हाइड्रोजन के थे। हम ये श्योर करने के लिए इसको एक टेस्ट ट्यूब से, इस गैस को एक टेस्ट ट्यूब से ले जाते हैं, ठीक है। तो जो ये हम टेस्ट ट्यूब से इसको ऊपर ले जा रहे हैं उसके बाद इसको ये सॉल्यूशन में डाल लें। तो जो ये सॉल्यूशन है ये सोप का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, सोप का सॉल्यूशन है। तो जब ये गैस इधर पे फोर्स से आती है तो ये सोप के सॉल्यूशन में बुलबुले बना देती है, क्योंकि सोप जो सॉल्यूशन होता है वो तो हम बबल बनाने के काम आता है ना, उसी तरीके से हम इस सॉल्यूशन से बबल बना लेते हैं, ठीक है। सोप सॉल्यूशन का यूज करके बबल बना लेते हैं, और जो ये बबल हवा में उड़ते हैं तो इस बबल को हम बर्न कर देते हैं। कैंडल से भी बर्न कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से, किसी मैच स्टिक से हम बर्न कर सकते हैं। जब हम इसको बर्न करते हैं तो एक पॉप साउंड निकलती है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन गैस है उसका टेस्ट ये है कि हाइड्रोजन गैस व्हेन बर्नट इन एयर गिव्स अ पॉप साउंड, एक पॉप साउंड देती है। तो इस अरेंजमेंट से हम ये देख सकते हैं कि पॉप साउंड कैसे निकलती है, ठीक है। तो हमने जो न्यूट्रल सॉल्ट क्या होती है वो पढ़ लिया था। उसके बाद जो मेटल्स है वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है वो भी देख लिया था। ये जो ये रिएक्शन थी ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ रखी थी, कि फर्स्ट चैप्टर में हमें ये बता रखा था कि ये जो रिएक्शन है ये कैसे होती है, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। अब जो मेटल है वो बेस के साथ कैसे रिएक्शन करता है हमें वो देखना है। तो जो मेटल है वो जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो मैनी मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। बहुत सारे मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करके सेम सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। जैसा कि मेटल्स ने एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन दी थी, उसी तरीके से जो बहुत सारे मेटल्स हैं वो बेसिस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन और सॉल्ट दे देते हैं। लेकिन जो मेटल्स हैं इधर पे बेसिस के साथ रिएक्शन करने वाले सारे मेटल्स नहीं है, सबके सब मेटल्स ऐसा नहीं कि बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन दे देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर मेटल ये दे दे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन दे देते हैं, ठीक है। तो मेटल्स प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, मैनी मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल जिंक। तो जो जिंक था वो HCl के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन दे रहा था। अब हम देखते हैं कि जिंक NaOH के साथ मिलके क्या देता है। जिंक प्लस NaOH जो कि एक बेस है गिव्स Na2ZnO2 जो कि एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जिंक एक मेटल है, वो जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट देता है और एक हाइड्रोजन देता है। इधर पे जो सॉल्ट फॉर्म हो रही है वो Na2ZnO2 हो रही है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है जो कि पॉप साउंड के साथ जलेगी, ठीक है। इधर पे हमने जो ध्यान देना है वो ये देना है कि जो Na2ZnO2 बन रहा है, ठीक है, जिंक की रिएक्शन जब NaOH के साथ हो रही है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जो ये वाली रिएक्शन है, तो ये जो रिएक्शन है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन होगी थ्रू आउट यूर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तुम्हारी बोर्ड एग्जामिनेशन में ये हमेशा काम आएगी। चाहे 12th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उधर पे भी ये कहीं ना कहीं ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर रिएक्शन है, बहुत जगह आ जाती है ये रिएक्शन, ठीक है। ये 10th में भी काम आएगी, 11th में भी काम आएगी और 12th में भी, ठीक है। थ्रू आउट यूर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी पढ़ोगे तुम्हें ये कहीं ना कहीं काम आने ही वाली है। और सेकेंडरी रिएक्शन है ये। तो ये दो रिएक्शंस हैं ये तो मुंह में रटी हुई होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड। जो मेटल की ऑक्साइड्स हैं वो जब एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती है नेचर में, ठीक है। ये जो लाइन है इसको ज्यों का त्यों याद कर लो कि मेटल की ऑक्साइड्स बेसिक होती हैं नेचर में। क्यों होती हैं, क्या होती हैं, उसके ऊपर नहीं। एक्सपेरिमेंटली ये पता चला जो मेटलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं। मतलब मोस्ट मेटल्स की जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर हैं, ठीक है। तुम्हें तो जो मेटल की ऑक्साइड मोस्टली दिखने वाली है वो बेसिक ही दिखने वाली है, ठीक है ना। अगर कुछ
जो ऑक्साइड्स हैं उनको छोड़ देंगे। तो हम जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को अगर हम छोड़ दें तो जो सारी ऑक्साइड्स हैं तुम्हारे सिलेबस में वो सारी की सारी बेसिक हैं, ठीक है। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर हम कह सकते हैं। अगर ये बेसिक इन नेचर हैं तो जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगी तो सॉल्ट प्लस वाटर ही तो देंगी, क्योंकि जो ऑक्साइड है वो तो बेसिक है, तो बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे एग्जांपल के लिए कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड एक ब्लैक ऑक्साइड है, जब भी ये HCl के साथ रिएक्शन करती है तो ये CuCl2 दे देती है प्लस H2O। तो जो ये ब्लैक ऑक्साइड है हमने कहा कि ये बेसिक इन नेचर है, क्योंकि हमने कहा मेटल की ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती हैं, तो कॉपर की ऑक्साइड भी बेसिक इन नेचर है। ये जब एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो ये एक सॉल्ट देती है और साथ में हमें एक वाटर भी दे देती है, ठीक है। तो ये एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर वाली रिएक्शन हो गई कि नहीं। तो इस दौरान जो कलर है सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि CuCl2 कॉपर क्लोराइड बन चुका है, ठीक है ना। और सेकेंड रिएक्शन है, जैसे मेटल की ऑक्साइड हमने ले ली Fe2O3, जब ये HCl के साथ रिएक्शन करता है तो मिल जाता है हमें FeCl3 प्लस H2O। तो ये जो ये Fe2O3 है ये बेस है, मीन्स ये बेसिक ऑक्साइड है, और HCl है एसिडिक है, और FeCl3 सॉल्ट है, और H2O तो वाटर ही है, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल है जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम एक मेटल है, तो जो मेटल की ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स CaCl2 जो कि एक सॉल्ट है, और H2O जो कि एक वाटर है, ठीक है ना। तो पता चल गया कि जो मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं मोस्टली वो बेसिक इन नेचर होती हैं, और जब भी वो रिएक्शन करती हैं एसिड के साथ तो सॉल्ट प्लस वाटर बना देती हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए और कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। अब हम रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस करते हैं कि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड है, मेटल की ऑक्साइड का तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स हैं वो बेसिस के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं। तो जो ये रिएक्शन है सिमिलर है ऊपर की तरह, लेकिन इस बार जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होती हैं मोस्टली एसिडिक इन नेचर होती हैं। मेटलिक ऑक्साइड तो बेसिक होती हैं, लेकिन जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक इन नेचर होती हैं, ठीक है ना। एंड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और ये बेस के साथ रिएक्शन करती हैं और सॉल्ट और वाटर मिलता है हमें। तो जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक होती हैं, तो जब एसिडिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्ट प्लस वाटर ही देगा, क्योंकि जो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये बात तो 100% ट्रू है ना, ये तो हमेशा ही होगा। इसलिए CO2 जो कि एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल की ऑक्साइड है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमें पता है कि जाना माना बेस है, गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट है, और H2O तो हम जानते हैं वाटर है। इसका मतलब एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, तो इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH गिव्स Na2CO3 प्लस H2O। तो इस बार ये सोडियम कार्बोनेट दे रहा है प्लस H2O, तो सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, CO2 एक एसिड है, NaOH एक जाना पहचाना हमारा बेस है, ठीक है। NaOH तो मतलब इतना जाना पहचाना है कि अगर हम बेस कहते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले NaOH ही आता है। जैसे हम एसिड कहते हैं हमारे दिमाग में HCl और सल्फ्यूरिक एसिड आता है, उसी तरीके से बेस कहते हैं हमारे दिमाग में NaOH और CaOH का होल ट्वाइस आता है, ठीक है। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि एल्कलाइज क्या होते हैं, ठीक है। बहुत बार हमें एल्कलाइज क्या होते हैं ये देखने को भी मिलेगा, तो हम देखते हैं कि एल्कलाई क्या होते हैं। बहुत बार ऐसा लिखा होगा कि एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ ये, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ ये, तो एल्कलाइन क्या होता है हम ये देख लेते हैं। वाटर सॉल्यूबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कलाई, ऐसे बेसेस जो कि वाटर सॉल्यूबल होंगे, क्या होंगे, सॉल्यूबल होंगे, ऐसे बेसेस को एल्कलाई कह दिया जाएगा। मीन्स जिस बेस को अगर हम पानी में डालेंगे और वो घुल गया, ऐसे बेस को हम एल्कलाई बोलेंगे, ठीक है ना। तो जब हम बेस को वाटर में डाल देते हैं तो वो एल्कलाई बन जाता है। फॉर एग्जांपल एक्वस NaOH, एक्वस मीन्स कि वो वाटर में डिज़ोल्व हो चुका है, एक्वस CaOH का होल ट्वाइस, एक्वस MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो जब हम एक्वस लगा दे रहे हैं आगे, इसका मतलब कि वाटर में एक सॉल्यूशन बन चुका है इनका, तो इस टाइम हम इन्हें एल्कलाइन NaOH भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम एल्कलाइन NaOH भी कह सकते हैं, एल्कलाइन NaOH भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड, अब हम देखते हैं कि जो मेटल की हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट जिन्हें हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है, प्यार से हम बाइकार्बोनेट जिन्हें कहते हैं उन्हीं को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं साइंस में। तो
देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। जो मेटल की हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जैसे फॉर एग्जांपल मेटल एक ले लेते हैं हम कैल्शियम, तो कैल्शियम की जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होती है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मेटल की हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मैग्नीशियम मेटल ले लिया, तो मैग्नीशियम की हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगी, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगी, उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। तो व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड दे फॉर्म CO2 H2O एंड सॉल्ट, ठीक है। जब भी जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर तो मिलता ही है, सॉल्ट और वाटर तो मिलता ही है, जो कि हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो वो नेचर है वो तो बेसिक है, क्योंकि सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है जब भी हम एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो बेस ही रहा होगा। लेकिन हमें एक एडिशनल गैस मिल जाती है इधर पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें नोट करनी, ठीक है। इधर पे हमें एक एडिशनल गैस मिल रही है जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स NaCl, जो कि एक सॉल्ट है, प्लस वाटर प्लस CO2। तो दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्लस CH3COH, जिसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। जब वो रिएक्शन करता है तो CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 दे देता है। CH3COONA ये सॉल्ट है, CH3COOH एक एसिड है जिसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। जो ये एसिटिक एसिड है यही हमारा विनीगर में यूज होता है। जो विनीगर में एसिड पाया जाता है वो CH3COOH ही होता है, और सोडियम कार्बोनेट जो कि एक कार्बोनेट है, ठीक है। तो जब भी जो मेटल की कार्बोनेट हैं या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, इधर पे हम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है लिखा है हमने हेडिंग में कि मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम सिंपली कार्बोनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। इधर पे हमने सोडियम की हाइड्रोजन कार्बोनेट ली और इधर पे हमने सोडियम की कार्बोनेट ली, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोथ रिएक्ट इन अ सेम वे प्रोड्यूसिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आज का लेक्चर हम इधर ही पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा और बेसिक आइडिया लेंगे कि सॉल्ट क्या होती हैं, सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और डिफरेंट नए कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। इससे पहले हमने आज क्या पढ़ा हम उसको देख लेते हैं। हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होते हैं उसको उसकी स्टार्टिंग करी एसिड्स से। हमने ये देखा कि एसिड्स H+ आयंस को फर्निश करते हैं जब भी हम उसे एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। और जितने ज़्यादा H+ आयंस को फर्निश करेगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और जितने कम H+ पॉजिटिव आयंस को वो फर्निश करेगा वो उतना ही वीक होगा, है ना। और हमने देखा कि एसिड से सोर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, और एसिड टर्न कर देते हैं ब्लू लिटमस का कलर रेड लिटमस में। और उसके बाद हमने देखा कि जो बेसिस होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस को फर्निश करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक जाना माना बेस है, बेकिंग सोडा जो कि एंटासिड के रूप में काम आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद जो कुछ माइल्ड बेसेस होते हैं उनको हम एंटासिड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सम माइल्ड बेसेस आर यूज्ड एज एंटासिड। जो हमारे पेट में स्टमक में एसिड एक्सेसिव एसिड जमा हो जाता है, जो वो एक्सेसिव एसिड बन जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम एसिडिटी बोलते हैं, और एसिडिटी का जो छुटकारा है हम एंटासिड लेके पाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक जाना माना एंटासिड है। और जो बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, और जो ब्लू लिटमस है उसको ब्लू में चेंज कर देते हैं, और रेड लिटमस को भी ब्लू में चेंज कर देते हैं, बिकॉज B फॉर ब्लू एंड B फॉर बेस। थर्ड टाइप ऑफ हमारे पास जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इंडिकेटर होते हैं, और इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें एसिडिक या बेसिक नेचर बताते हैं किसी भी सब्सटेंस का बिना उन्हें टेस्ट करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन, या टर्मरिक। टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, हल्दी, जो कि नॉर्मली येलो कलर की होती है, लेकिन जब भी हम उसको बेस में डालते हैं, ठीक है, जब भी उसको हम सोप के सॉल्यूशन में डालते हैं जो कि बेसिक होता है, वो रेडिश ब्राउन कलर दे देता है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। उनके एक्शन के बेसिस पे इंडिकेटर्स के कितने टाइप होंगे, दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, एक कलर चेंजिंग इंडिकेटर होता है और एक ऑल फैक्टर इंडिकेटर होता है। कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अपना कलर चेंज कर देते हैं जब भी हम उन्हें एसिड में डालते हैं या फिर बेस में डालते हैं। फॉर एग्जांपल लिटमस पेपर जो कि अपना कलर चेंज कर देता है, जब हम उसे एसिड में डालते हैं तो रेड में चेंज हो जाता है, और जब हम उसे बेस में डालते हैं तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। और सेकंड हमारा नेचुरल इंडिकेटर है वो टर्मरिक, जो कि हम बेस में डालते हैं तो रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, अगर एसिड में डालते हैं तो उसका कलर येलो ही रहता है।
और सेकंड टाइप ऑफ इंडिकेटर होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस का नेचर बता देते हैं अपनी स्मेल में चेंज करके। फॉर एग्जांपल अनियन, वनीला एंड क्लोव ऑयल, प्याज, वनीला और लौंग का तेल, इनकी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जो कि एसिड्स की प्रेजेंस में वैसी ही रहती है, और लेकिन जब बेस डाल देते हैं तो उनकी जो स्मेल है वो वैनिश हो जाती है, उनकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, उनकी स्मेल बर्बाद हो जाती है। तो ये भी हमने ऐसे याद करा है कि बी फॉर बेस एंड बी फॉर बर्बाद, तो उनकी स्मेल बर्बाद हो जाएगी। तो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 एग्जाम्पल देख लो, मोर देन इनफ है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उनकी ओरिजिन के बेसिस पे इंडिकेटर्स के कितने टाइप्स होंगे? 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल इंडिकेटर्स एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइकेन, जो कि एक ब्रायोफाइटा है, ठीक है ना। तो लाइकेन जो कि एक प्लांट के डिवीज़न, ब्रायोफाइटा नहीं थैलोफाइटा, ठीक है। तो जो लाइकेन है वो एक जो प्लांट डिवीजन होता है थैलोफाइटा, उससे बिलोंग करता है। और उसी तरीके से जो नेचुरल इंडिकेटर है दूसरा, वो है टर्मरिक, जो कि हमने अभी तक 4-5 बार, एक बार 4-5 बार बोल दिया, आप तो ये याद भी हो गया होगा, ठीक है। और कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर, कुछ फ्लावर्स की जो कलर्ड पंखुड़ियाँ होती हैं, जैसे हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया, इनकी जो कलर्ड पेटल्स होती हैं उन्हें भी हम इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। दीज आर इंडिकेटर मेड बाय ह्यूमन, ये ह्यूमन ने बनाए होते हैं, नेचर में नहीं पाए जाते हैं, ये हमने अपनी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा बनाए होते हैं। तो जो 2 सबसे पॉपुलर सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं और जो हमारे सिलेबस में है, वो है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिथिलीन। जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड की प्रेजेंस में रेड कलर में चेंज हो जाता है और बेस की प्रेजेंस में येलो, जबकि फिनोल्फिथिलीन एसिड की प्रेजेंस में कलरलेस हो जाता है और बेस की प्रेजेंस में पिंक हो जाता है। सॉल्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड बेस की रिएक्शन में बनते हैं। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। सॉल्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक एनायन होता है, एक कैटायन होता है। नेगेटिवली चार्ज आयंस को एनायंस बोलते हैं और पॉजिटिवली चार्ज एनायंस को हम कैटायंस बोलते हैं। तो जैसे NaCl है, NaCl के लिए जो कैटायन होगा वो Na पॉजिटिव होगा और NaCl नेगेटिव होगा। ऐसे ही कंपाउंड को जिसमें एक एनायन और एक कैटायन होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और जो सॉल्ट है वो भी एक आयोनिक कंपाउंड है। सॉल्ट कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सॉल्ट एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल हो सकता है। एसिडिक सॉल्ट वो होगा जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल किया जाएगा और वीक बेस का इस्तेमाल किया जाएगा जब भी एक एसिडिक सॉल्ट का प्रिपरेशन होगा। बेसिक सॉल्ट में एक स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया जाएगा और वीक सॉल्ट का वीक एसिड का इस्तेमाल किया जाएगा जब भी एक बेसिक सॉल्ट का प्रिपरेशन करेंगे। न्यूट्रल सॉल्ट में एसिड भी स्ट्रॉन्ग और बेस भी स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, या एसिड भी वीक और बेस भी वीक, दोनों साइमल्टेनियसली स्ट्रॉन्ग या वीक होने चाहिए। NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। और जो NaCl है वो कैसे बनता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बनता है, क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक न्यूट्रल सॉल्ट NaCl और H2O बनता है। जो सॉल्ट के अदर एग्जाम्पल्स हैं वो कॉपर क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, होते हैं। तो हमने कुछ सॉल्ट के भी एग्जाम्पल देख लिए। उसके बाद मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं? मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। ये रिएक्शन हमने बहुत बार देखी है। जब जिंक HCl के साथ रिएक्शन करता है तो दे देता है ZnCl2 और हाइड्रोजन, ठीक है। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस हमें पता चल गया कि ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस जो होते हैं वो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस, जो मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं? मैंने बोला था कि जो मैनी मेटल्स होते हैं, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, वो बेस के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन दे देते हैं। जैसे उनने एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन दी थी, सिमिलरली बेस के साथ रिएक्शन करके भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन दे देंगे। और जो ये रिएक्शन है ये बोला था कि इंपॉर्टेंट है। Zn+NaOH गिव्स Na2ZnO2, जिसे सोडियम जिंकेट बोलते हैं, ठीक है। Na2ZnO2 को सोडियम जिंकेट कहते हैं। और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है जो कि पॉप साउंड के साथ जलती है। रिएक्शन ऑफ एसिड मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड, मेटल ऑक्साइड्स का जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं और जब एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो एसिड बेस रिएक्शन करके वो सॉल्ट प्लस वाटर बना लेती हैं। इसके बाद हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन करा तो हमने ये देखा कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक इन नेचर हैं और जब भी वो बेस के साथ रिएक्शन करती हैं तो सिमिलरली एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर दे देंगी। उसके बाद हमने देखा कि अल्कलाई क्या होता है। अल्कलाई वाटर सॉल्यूबल बेसेस को अल्कलाई बोलते हैं, जैसे एक्वस NaOH, एक्वस
एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक्वस में। तो जहाँ पर भी एक्वस लिखा होगा इसका मतलब वो एल्कलाइन है, तो एक्वस NaOH को हम एल्कलाइन NaOH भी कह सकते हैं। तो जब हम रिएक्शन करते हैं मेटल की हाइड्रोजन कार्बोनेट की या फिर मेटल की कार्बोनेट की, ठीक है, व्हेन वी रिएक्ट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट विथ एसिड्स, तो क्या होता है, जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। सिमिलरली वो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बना देंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स हैं वो एक एडिशनल एक और सब्सटेंस बनाते हैं जो हमारा CO2 होती है, ठीक है। तो जो CO2 होती है उसको प्रोड्यूस कर देते हैं जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, ठीक है ना। तो हम इधर पे देखते हैं कि जो NaHCO3 और HCl है इस रिएक्शन में NaHCO3 और HCl को हम एक बीकर में एक फ्लास्क में लेते हैं और इधर से जो CO2 गैस निकलती है इस CO2 गैस को इस पाइप से पास होने देते हैं और इसको डाल देते हैं हम एक सॉल्यूशन में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, जो कि एक लाइम वाटर है, ठीक है, जो क्या है, लाइम वाटर। तो जब भी लाइम वाटर में हम डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है, टर्न्स मिल्की। तो जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है, ठीक है ना। और जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो भी एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बना देते हैं और CO2 फिर से लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है, ठीक है। तो याद रखना कि जो लाइम वाटर होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से लाइम वाटर कहते हैं, और जो लाइम वाटर होता है वो रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं हम। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय।